गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम आज बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी लोग इस क्लास को में जुड़ जाइए, और जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो और सभी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो मैं बता दूं आपको, श्वसन तंत्र का क्या मतलब होता है। श्वसन तंत्र का मतलब होता है सांस लेना या छोड़ना, सांस लेना या छोड़ना। ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। यह फ्रेंड क्या की क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी फ्रेंड्स। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। हार्मोन्स होते हैं, ऊर्जा होती है, एंजाइम होता है या विद्युत होता है। तो इसका आंसर बता दूं मैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है? एनर्जी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? उपापचय के परिणाम स्वरूप, उपापचय के, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन विजिबल हो। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? पारुविक अम्ल के द्वारा, एटीपी में, एडीपी में या ग्लूकोज के रूप में? तो सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? पारुविक अम्ल में, एटीपी में, एडीपी में या ग्लूकोज के रूप में? तो इसका आंसर बता दूं मैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, या महत्वपूर्ण होते हैं जो फैक्टर होते हैं। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जब एटीपी से एक फॉस्फेट का अणु हटता है तब एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी से एक फॉस्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु उठकर पारुविक एसिड के दो अणु का निर्माण करते हैं। श्वसन के क्रिया में ग्लूकोज के टूटने से क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी खर्च होता है तथा 2 एटीपी शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला बता दो, C6H12O6 में जल के अणु, मतलब में जल के अणु H2O तथा CO2 के पूर्ण अपघटन से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? एटीपी के कितने अणु बनते हैं बोल रहा है, मतलब कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमें 38 ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, मंड ग्लूकोज में या ग्लूकोज पारुविक अम्ल में। ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया है वह काय में परिवर्तित हो जाती है? काय में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज पारुविक अम्ल में या प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में या मंड ग्लूकोज में। यह जो प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है वह ग्लूकोज पारुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, गतिज ऊर्जा में या विभव ऊर्जा में। जो जलीय ऊर्जा होती है, जो जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है वह किस रूप में होती है? जलीय अपघटन में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में होती है, गति के रूप में, प्रकाश में या विभव के? तो यह होती है ऊष्मा के रूप में। किस रूप में? ऊष्मा, मतलब हीट के रूप में उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है उपापचय, उपचय, अपचय या नरभक्षिता।
कार्बनिक यौगिकों के जो विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, उपापचय होता है, उपचय होता है, अपचय होता है या निर्भक्षिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपचय, केटाबोलिज्म। क्या होता है? केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म के दौरान ही कार्बनिक यौगिकों में विखंडन की ऊर्जा उत्पादन होता है। केटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल एवं विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव फेस होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एरोबिक, एनारोबिक, उपयुक्त ए और ए दो, या मतलब उपयुक्त मतलब एक और दो दोनों, या डी, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एरोबिक हुआ या एनएरोबिक हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। इसका फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एनएरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक जो सामान्य मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार या 25 से 30 बार? इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 बार। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस ले सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है। बाह्य गिल्स द्वारा, फेफड़ों एवं बक्कोफेरिनिजियल लाइनिंग द्वारा, बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा, नम त्वचा द्वारा। हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है। त्वचा से करता है, गिल्स से करता है, फेफड़ों से करता है, किससे करता है? इस भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नम त्वचा द्वारा। किससे करता है फ्रेंड्स? नम त्वचा द्वारा। मेंढक जब, आपको बता दूं मैं, मेंढक जब पानी में रहता है तब वह गिल्स से श्वसन करता है। मेंढक जब पानी में रहता है, मेंढक जब पानी में रहता है तब वह गिल्स के द्वारा करता है। मेंढक जब पानी में रहता है तो वह काय से श्वसन करता है? गिल्स से। और जब वह जमीन पे रहता है, जब वह जमीन पे रहता है तब वह श्वसन करता है फेफड़ों से, मतलब लंग से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखा, पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? 4%, 17%, 10% या 20%? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कितने % ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य मतलब मनुष्य बोलता है हम कितने % ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम 4% छोड़ते, 17% छोड़ते, 10% छोड़ते या 20% छोड़ते? तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको। इसका आंसर होगा हम 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं 21%। 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा कि हम इतना लेते हैं और इतना छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते?
एक ऐसा जीव का नाम बताइए जो श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं है। कॉकरोच, मेंढक का ट्रेडपोल लार्वा, केचुआ या उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर के क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते। कॉकरोच, मेंढक का ट्रेडपोल लार्वा या केचुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। इसका फैक्ट देख लेते हैं। केचुआ श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। केचुआ क्या है? त्वचा द्वारा श्वसन करता है, स्किन से श्वसन करता है। मेंढक का ट्रेडपोल लार्वा गिल्स से श्वास लेता है। कॉकरोच ट्रेकिया से श्वास लेता है, और कॉकरोच जो श्वास लेता है वह काय से लेता है? ट्रेकिया से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलचट्टे में श्वसन अंग है, फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रेकिया या गिल्स। तिलचट्टा कैसे श्वसन करता है? सभी लोग कमेंट्स करेंगे। तिलचट्टा कैसे कमेंट, फेफड़े से करता है, क्यूटिकल से करता है, ट्रेकिया से करता है या गिल्स से करता है? तो तिलचट्टा जो है वो श्वास लेता है या ट्रेकिया से लेता है। आगे देखते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका सेल के अंदर भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, माइक्रोकांडिया में, ग्राना में, राइबोसोम में। तो मैं आपको बता दूं, भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइक्रोकांडिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसी में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। बाकी अदर फैक्टर देख लेते हैं। कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, इसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसमें 90% जल तथा 10% भाग में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को सूखने से बचाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण को से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते? 28, 36, 38 या 48? तो इसका आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने अणु प्राप्त होते एटीपी के? 38। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है ऊर्जा शोषी, स्वतः जनित, उत्क्रमणीय या ऊर्जा उन्मूची। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है, एटीपी की क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा शोषी। यह कैसी क्रिया है? एक ऊर्जा शोषी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। जो श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट काय में विखंडित हो जाता है? ग्लाइकोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में या ग्लूकोज में? 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। तो यह विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। यह विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। आपको मैं इसकी क्रिया बता दूं, इसकी क्रिया क्या होती है? C6H12O6 प्लस 6O2। तो इसमें CO2 बनेगा और क्या बनेगा? जल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु रहते हैं और इसमें एटीपी मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन है, श्वसन क्या है? अपचयन है, उपचयन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? श्वसन अपचयन की क्रिया है, उपचयन की है या दोनों की है या किसकी? दोनों में से कोई नहीं। तो यह है अपचयन की क्रिया। श्वसन क्या है? एक अपचयन की क्रिया है, केटाबोलिक। आगे देखते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु एटीपी बनते हैं? 28, 40, 52 या 38?
1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु एटीपी बनते हैं? 28, 40, 52 या 38? 18 का कमेंट्स कीजिएगा। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बनते हैं? 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट बता दूं आपको मैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड है जो जल में घुलनशील होता है। सुक्रोज एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। यह कार्बोहाइड्रेट का डाइसेकेराइड है। जो सुक्रोज है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह तो आपको सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो इसे सभी स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है? प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या ग्लूकोज? इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या लिया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, ये लिया जाता है ग्लूकोज। किसकी मात्रा ली जाती है? ग्लूकोज की। आगे देखते हैं। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। जो मछली है वह किससे सांस लेती है? फेफड़े से, त्वचा से, गिल से या पंख से? बता दीजिए फ्रेंड्स, जो मछली है वह किससे सांस लेती है? फेफड़े से लेती है, त्वचा से लेती है, गिल से लेती है या पंख से लेती है? तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे लेती है? गिल्स से। सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, रसारोहण में, या इनमें से किसी नहीं? इसमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन किसमें होता है? तो ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल है, पत्ती है, जड़ है, इनमें से कोई नहीं? कौन सा श्वसन अंग है? फूल है, पत्ती है, जड़ है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सभी लोग कर दीजिए, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पत्ती। आपको पता होगा फूलों का अंतर एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जड़ पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। जल एक खनिज लवण का अवशोषण करता है, भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है। पौधों में पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तनों में, फलों में, या पेड़ों की पत्तियों में? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तनों में, फलों में, या पेड़ों की पत्तियों में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र से यह पूछे जाते हैं। जिसकी भी आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो भी मैं अन्य फैक्ट बताता हूँ उसे आप अपनी नोट्स में लिखिए। देखते क्वेश्चन। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से होती है? जो मांसपेशियों में थकान होती है वह किसके कारण होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं में अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवक्षय, या लैक्टिक एसिड का निर्माण? तो आपको मैं बता दूं, मांसपेशियों में जो थकान होती है वह थकान होती है लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? स्वरयंत्र में, श्वास नली में, ग्रसनी में, या भोजन नलिका में? कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? ये करते हैं लेरिक्स में। काय में करते हैं फ्रेंड्स? लेरिक्स।
स्वर यंत्र में, कहा करते हैं स्वर यंत्र में। आगे बढ़ते आगे देखते हैं। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता, यह भोजन को मुख में आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर है, इनमें से कोई नहीं। 26 का सभी लोग आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 लीटर, 6 से 8 लीटर। आगे देखते हैं अगला। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब किस अंग में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है? बायां आलिंद, फेफड़ा, दायां आलिंद या फुफ्फुस धमनी? 27 का आंसर कर दीजिए सभी। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। अगला देखते हैं। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? समान अवस्थर, ग्लाइकोसिस, पार्विक अम्ल या उपयुक्त सभी? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? समान अवस्थर, ग्लाइकोसिस, पार्विक अम्ल या उपयुक्त सभी? तो 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोसिस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एटीपी है, एटीपी है, एटीपी क्या है? एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, एक हार्मोन्स या उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु या एक प्रोटीन? तो 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा यह उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जलचरों में भूचरों की उपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती है, मतलब जो पानी में रहते हैं और जो भूमि के ऊपर रहते हैं की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? जल में वायु की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना, वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना, या जलचरों में गड़फड़ों की उपस्थिति, या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की सापेक्ष कम होना? 30वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 30वें नंबर के क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन है। जो कॉकरोच है वह काय से श्वसन करता है? जो कॉकरोच है वह श्वसन करता है अपने ट्रेकिया से। किससे करता है? ट्रेकिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली का एयर ब्लेंडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थितिक अंग, सहायक श्वसन अंग या द्रव स्थितिक अंग दोनों से, या मुख्य श्वसन अंग से? 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों से। आगे देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो सभी फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जितनी भी अपडेट होती है, जितनी भी जॉब्स आती है, जितनी भी अपडेट्स आती है, तो आपको सबसे पहले आपके तक पहुंच सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण? 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बता दीजिए। 33 नंबर के क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण और सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन। आगे देखते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन का होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं?
34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स। 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, वसा, फेट। आगे देखते हैं, अंडे में नया नया निकला ट्रेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है। अंडे से जो नया नया ट्रेडपोल निकलता है वह किसके माध्यम से श्वास लेता है। फेफड़ों से, बाहरी गलफड़ों से, भीतरी गलफड़ों से या उपयुक्त सभी से। वह किससे सांस लेता है। जो नया नया अंडा निकला होता है ट्रेडपोल से वह किससे सांस लेता है। वह सांस लेता है भीतरी गलफड़ों से। वह सांस लेता है किससे, भीतरी गलफड़ों से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। कौन सी ऐसी शिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा। 36 क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 36 क्वेश्चन के नंबर का आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह धमनी हृदय से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त ले जाती है। जो फुफ्फुस धमनी होती है में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यह धमनी हृदय में फेफड़ों से अशुद्ध रक्त ले जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरा किसका आवरण है। प्लूरा किसका आवरण है। फुफ्फुस या फेफड़ा का, यकृत का, वृक्क का या हृदय का। 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस या फेफड़े का। जो प्लूरा है वह फुफ्फुस या फेफड़े का आवरण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावन यीस्ट द्वारा होता है, यह किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावन यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है। वह है इन्वर्टेज, लाइपेज, इनोलेज या जाइमेज। 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जाइमेज। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। जो मानव शरीर में कंठ है उसको क्या कहा जाता है। अनुनाद तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स या थायरोटिनाइड। 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, वॉइस बॉक्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है। वयस्क में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है। 72 से 80, 50 से 80, 120 से 180, 75 से 120। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बता दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके फैक्टर देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्तियों से ज़्यादा होती है। वयस्क व्यक्तियों से ज़्यादा धड़कन किसकी, बच्चे की धड़कती है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वास की क्रिया करता है। एक बार श्वास में लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले जाता है। अगला देखते हैं, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। 41 नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा, तो 41 नंबर के क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य है वह, मैं बता दूं आपको, जो लेता है वह नाइट्रोजन लेता है वह 78%, ऑक्सीजन लेता है वह 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 0.03%। और वह नाइट्रोजन छोड़ता है 78%, ऑक्सीजन छोड़ता है 17% और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है 4%। ठीक है फ्रेंड्स, यह याद रखिएगा, यह पूछा जाता है कितना अंदर लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं।
लेरेंस, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी, एडम का शेप। 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम का शेप। क्या होगा फ्रेंड्स? एडम का शेप। इसके फैक्ट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़के में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, वह उसे एडम का शेप कहते हैं। मनुष्य के गले में श्वासन नलिका ट्रेकिया के द्वारा और लेरिक्स के नीचे स्थित रहती है, इसे अवैटो ग्रंथि कहते हैं। लेरिक्स या स्वतंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है तथा इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। लेरिक्स प्रवेश द्वार का एक पतला पानी पत्ती समान कपाट होता है जिसे इपीग्लोटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खालिस्तान शामिल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प एवं नाइट्रोजन। 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि छोड़े गए श्वास नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। और लिया गया श्वास नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 31% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये याद रखेगा, परसेंटेज को पूछा जाता है कि कितने परसेंट नाइट्रोजन छोड़ते हैं, लेते हैं, ऐसा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, स्लेश झिल्ली की सूजन को खालिस्तान कहा जाता है? ब्रोंकोकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस या गैस्ट्राइटिस। 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। क्या होगा? ब्रोंकाइटिस। इसके फैक्ट देख लेते हैं। ट्रेकोमा आँख की बीमारी, जो ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आँख से है, यह आँख की एक बीमारी है। ब्रोंकाइटिस श्वास की संक्रमित बीमारी है। दृष्टि वैषम्य या अपीतुकता आँख की बीमारी है। यह आँख के रंग में मतलब आइरिस के रंग से होता है। जो आँख का रंग, जैसे किसी की आँख अलग कलर की दिखाती है, किसी की आँख अलग कलर की दिखाई देती है, तो ये जो कलर होता है वह आइरिस के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे देखते हैं। हमारे फेफड़ों में खालिस्तान कोशिकाएं होती है? हमारे फेफड़ों में खालिस्तान कोशिकाएं होती है मतलब हमारे लंग्स में कितनी कोशिकाएं होती है? लगभग 1000 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन या 600 मिलियन। 45 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी होती है? 600 मिलियन। इसके फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। फैक्ट क्या बोल रहा है? हमारे फेफड़ों में 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज, मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। किडनी के बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। जो किडनी में जो पथरी बनती है वह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मूत्र का हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। फेफड़ों का औसत वजन कितना होता है? 1300 ग्राम। फेफड़ों का औसत वजन कितना होता है फ्रेंड्स? 1300 ग्राम। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोस्पिन या हीमोग्लोबिन। 46 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। क्या होगा फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं CO2 से सहयोग करने से क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन है। मेलानिन नामक पिगमेंट मानव त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। जो मेलानिन नामक पिगमेंट है मतलब किसी की त्वचा ब्लैक होती है, किसी की वाइट होती है, तो यह जो पिगमेंट होता है जिसके कारण यह लाल या काली दिखाई देती है वह मेलानिन के कारण है। क्लोरोफिल में Mg के परमाणु होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पारुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य, माइक्रोकांडिया, केंद्रक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 47 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य। ये कहाँ होगा फ्रेंड्स? कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पारुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या बोल रहा है? जीवद्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इनमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा होते हैं जो निर्जीव पदार्थ है। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। इसकी संरचना को कोशिकांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। O2 का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है। O2 का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन काय में होता है? रिक्तिकाओं में, लाइसोसोम में, माइक्रोकांडिया में या नाभिक में। 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बिल्कुल सही कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है? माइक्रोकांडिया में, जिसे सेल का पावर हाउस मतलब कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, माइक्रोकांडिया, उसमें इसका विभाजन होता है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है ये क्वेश्चन, यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। O2 का उपयोग करके पारुवेट का विभाजन माइक्रोकांडिया में होता है। माइक्रोकांडिया को कोशिका का शक्ति केंद्र मतलब पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकांडिया एवं हरित लौह में पाया जाता है। माइक्रोकांडिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइक्रोकांडिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। क्रेब चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइक्रोकांडिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति से उत्पन्न होता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह तो याद ही रखिए, पूछा ही जाता है। अगला देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। 1, 2, 3 या 5। 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बता दीजिए। 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर मतलब बी, मतलब 3। इसके फैक्ट पढ़ते हैं। अनाक्षी शोषण में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल एल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाली संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोसिस कहते हैं। अनाक्षी शोषण के अंत में लैक्टिक अम्ल बनता है। शोषण एक उपचयी क्रिया है। शोषण एक कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। जो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण में कुल 2 + 36 मतलब 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने का होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। वर्ग के प्राणियों में, खालिस्तान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है। मृत्स्य, पक्षी से, सरीसृप से या उभयचर में। गलफड़ और फेफड़ों से किसका श्वसन होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर डी, उभयचर, मतलब जो पानी में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं। जितने भी स्तनधारी है, मैं बता दूं आपको, उनका जो श्वसन अंग है वह है फेफड़ा। जितने भी स्तनधारी है उनका श्वसन अंग है फेफड़ा। जितने भी कीट हैं, जितने भी इंसेक्ट है, उनका श्वसन अंग है श्वास नली। उनका क्या श्वसन अंग है? श्वास नली। और जितने भी जली जीव है वह श्वसन करते हैं गिल्स के द्वारा। जितने भी जली जीव है वह श्वसन करते हैं गिल्स के द्वारा। यह याद रखिएगा, पूछ लेता है कि कौन सा जीव किससे श्वसन करता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ एवं फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा और वयस्क जंतु में फेफड़ों, त्वचा तथा मुखगुहा द्वारा होता है। किसी किसी जंतु में वयस्क वयस्कों में से भी श्वसन क्लोम द्वारा होता है। इसमें मूत्राशय और मूत्रजनन वाहिनियां क्लोएका में खुलते हैं। इसमें जनन पदार्थ तथा मूल क्लोएका से ही बाहर निकलते हैं।
मत्स्य वर्ग के प्राणियों का श्वसन क्लोम होता है। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का श्वसन क्लोम होता है। सरीसृप वर्ग के प्राणियों का वयस्क अवस्था में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। यह याद रखिए, पूछा जाता है। निश्वास द्वारा होता है। वायु के अंत श्वसन, फेफड़ों की अस्फीति, फेफड़ों की स्फीति या पंजर की टूट। 51 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 51 के नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की अस्फीति। फेफड़ों की अस्फीति। इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या बोल रहा है यहाँ? निश्वसन फेफड़ों की अस्फीति द्वारा होता है। जो निश्वसन मतलब हम जितने भी हमारे इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2 आता है उसको बाहर निकालना होता है। निश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। इसमें फेफड़ों में वायुदाब कम होता है। इसमें डायफ्राम की अरी पेशिकाएं सिकुड़ती है, जिसमें डायफ्राम चपटा हो जाता है। जो डायफ्राम होता है ऐसी एक संरचना होती है। यह छोटी आंत का एक पार्ट होता है जो है डायफ्राम। यह लीवर के नीचे पाया जाता है। यह लीवर के नीचे पाया जाता है। जो छोटी आंत का फॉर्म एक जो भाग होता है वो होता है डायफ्राम। आगे देखते हैं। निश्वसन में प्लूरल गुहाओं का आयतन अधिक होता है। फेफड़ों में भरी वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया उच्छ्वास कहते हैं। इसमें फेफड़ों में वायुदाब अधिक होता है। इसमें प्लूरल गुहा का आयतन कम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? मछली, कबूतर, मेंढक या खरगोश? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? मछली, कबूतर, मेंढक या खरगोश? 52 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा फ्रेंड्स? मेंढक। क्या बोल रहा है? मेंढक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। इसमें O2 और CO2 ये दोनों ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों का प्रवाह का मिश्रण सहन कर सकता है। उभयचर वर्ग में अधिकांश परिवर्ध के समय एक लार्वा बनता है जिसे टेडपोल लार्वा कहते हैं। मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप होता है और मेंढक अनियत तापी जंतु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान में श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के जलने, ऑक्सीजन के जलने, लेड के जलने या हाइड्रोजन के जलने से। 53 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सभी कीजिए। 53 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज के जलने से। ग्लूकोज के जलने से। इसके फैक्ट देख लेते हैं। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। CO2 एवं O2 का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें 686 जो ग्लूकोज में अणु ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे इसका एक फार्मूला होता है C6H12 प्लस C6H12O6 प्लस CO2, जिससे कि क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनता है? H2O बनता है कि नहीं? आपको इसके पहले मैंने जब भी बताया था H2O बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ CO2 नहीं है, O2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से बता दूं मैं, C6H12 प्लस O6 प्लस O2, इससे जो बनेंगे वो बनेंगे CO2 प्लस H2O और 686 ऊर्जा इसमें क्या होती है? मुक्त होती है। यही यह बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्विक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्विक का विघटन कहाँ होता है? नाभिक में होता है, यकृत में होता है, माइक्रोकांडियम या अग्नाशय में? कहाँ होता है फ्रेंड्स? बता दीजिए। यह होता है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोकांडिया में। कहाँ होता है इसका? माइक्रोकांडिया में विघटन होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्विक का विघटन माइक्रोकांडिया में होता है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोसिस में विघटन के फलस्वरूप पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पार्विक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण में ATP का एक अणु 5 NADH के और एक अणु FADH2 का बनता है।
और ग्लूकोज में 38 एटीपी, ये तो पता ही है आपको, पढ़ते ही आ रहे शुरू से। और माइक्रोकांडिया का कोशिका का शक्ति केंद्र मतलब इसको पावर हाउस कहा जाता है, ये भी पता है आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलिनिन या यूमेलानिन। 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा जो मानव शरीर में श्वसन वर्णक है वह क्या है, हीमोग्लोबिन। वह क्या है, हीमोग्लोबिन। इसके फैक्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन